Okay, good morning to all of you again. बेटा पावर किट की वजह से लाइट चली गई थी उस वजह से क्लास बीच में हमारी डिस्टर्ब हो गई। तो हम थे इम्पर्सनल अकाउंट्स पे। मैंने तुम्हें पर्सनल अकाउंट्स तो रिवाइज करा दिया था अभी अर्लियर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स। अच्छा, पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के? व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स? तो डेबिट करता है, गिवर को क्रेडिट करता है। बिल्कुल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर। अब इम्पर्सनल में आपके एक तो आते हैं रियल अकाउंट्स और एक आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के फिर सब क्लासिफिकेशन हैं। एक तो है टेंजिबल रियल, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और एक है अदर इज इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो पहले तो ये समझो कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। अकाउंट्स ऑफ all those things, accounts of all those things whose value can be measured in terms of money, जिनकी वैल्यू को हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। एंड विच आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या आप ये कह लो कि विच आर इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज रियल अकाउंट्स। उन चीजों के अकाउंट्स जिनकी हम मनी वर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, और जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है या जो ऑर्गेनाइजेशन का जिनके ऊपर ओनरशिप है, यानी जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का स्वामित्व है, ओनरशिप है, उन अकाउंट्स को हम कहेंगे रियल अकाउंट्स। क्लियर है। जैसे कैश अकाउंट, जैसे क्या बैंक अकाउंट बोल सकता हूँ यहाँ पे? आंसर इज नो। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। कौन सा? आर्टिफिशियल। बैंक अकाउंट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। रियल अकाउंट्स में ध्यान रखना, बैंक अकाउंट हमारा जाता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट भी कौन सी कैटेगरी में? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके। तो आपका कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट हो गया, फिक्सचर्स अकाउंट हो गए आपके, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट हो गए, आपका गुडविल अकाउंट हो गया, पेटेंट्स अकाउंट्स हो गए आपके, कॉपीराइट्स अकाउंट हो गए। ये सब क्या हैं? रियल अकाउंट्स। ऑल ऑफ दीज आर रियल अकाउंट्स बिकॉज देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मॉनेटरी टर्म्स में उनकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एंड दे आर अंडर द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल के अंदर क्या डिफरेंस है? टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल के अंदर क्या डिफरेंस है? टेंजिबल तो वो हैं दोज रियल अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फेल्ट, आर नोन एज टेंजिबल रियल अकाउंट्स। और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द रियल अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। यानी those things which do not have any physical existence but are valuable for the business organization, accounts of those things are known as intangible real accounts। अब टेंजिबल में कौन से आ जाएंगे आपके? कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। करेंसी नोट आपकी पॉकेट में पड़े हो तो निकालो, टच करो, फील करो, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिक्सचर अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, जिस सेल फोन से या जिस लैपटॉप से आप क्लासेस ले रहे हो वो आपके टेंजिबल रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएगा। वो आपकी असेट है, वो आपकी असेट है। उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू, उसको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप टच कर सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ये आपके क्या हो गए? ट्रेडमार्क्स अकाउंट। ये आपके क्या हो गए? इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनकी मॉनेटरी वैल्यू तो है लेकिन इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये भी वैल्यूएबल है इक्वली
like tangible assets, these are also valuable for the business organization. बोलो समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. सर आपने रियल अकाउंट की सारी कहानी तो सुना दी हमें, रियल अकाउंट की पूरी कहानी तो सुना दी। अब रियल अकाउंट्स के हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी बता दो। लिखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आइटम ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, दोज थिंग्स विच आर कमिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर वैल्यूएबल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर द असेट्स या अंडर द पोजेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है उस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। जैसे अब बात करते हैं, प्रोप्राइएटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। और गिवर कौन है? कैपिटल का गिवर कौन है? प्रोप्राइएटर है। तो लगाओ, रूल्स लगाओ अब रियल और पर्सनल अकाउंट के। कैश इज कमिंग इन, दैट इज व्हाई कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, तो because cash is coming in the business organization, cash account will be debited and credit the giver, personal account के रूल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट पर्सनल नेचर का होता है, क्रेडिट द गिवर, तो टू कैपिटल अकाउंट। बोलो समझ में आया? Yes, sir. डेटर्स से हमने, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया, क्रेडिटर से हमने गुड्स परचेज की थी लास्ट मंथ, हमने अब उनको पेमेंट किया है, तो क्रेडिटर कौन से नेचर का अकाउंट है? बोलो, पर्सनल नेचर का। Personal. और कैश अकाउंट कौन से नेचर का है? रियल। तो डेबिट द रिसीवर, हेयर क्रेडिटर्स आर रिसीवर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. रूल्स हम अप्लाई करेंगे। रूल्स स्टार्टिंग में हो सकता है अप्लाई करने में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल न्यू ब्रांड सब्जेक्ट है आपके लिए, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में सबसे गलतियां होती हैं। जब आप एक्टिवा या बाइक चलाना सीखते हो तो ऐसा नहीं है एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो कि यहाँ से सीधा ले गए MI रोड पे, घर से निकले सीखने के लिए और हेलमेट तो लगा ही रखा था, लर्निंग लाइसेंस था ही, चलो भाई MI रोड तक निकल गए हम, अजमेरी गेट की उतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी हम आसानी से राइड कर आए। नहीं, जब बचपन में आपने साइकिल चलानी सीखी थी, गिरे थे या नहीं गिरे थे, या बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे एक बार में ही? गिरे थे। सर आप गिरे थे क्या? अरे मैं तो बहुत बार गिरा था, मैं तो बहुत बार गिरा था। तो यहाँ पर भी जैसे वहाँ पे गलतियाँ होती थी, हम पहले हैंडल बैलेंस नहीं कर पाते थे, वैसे यहाँ पर भी स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी। लेकिन बस कहने का मतलब यही है कि जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आइडेंटिफाई करके चलो कि हाँ इस पॉइंट पे मैंने मिस्टेक की थी, ये मेरी गलती हुई थी। उस गलती को आइडेंटिफाई कर लो और ये तय कर लो कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो परफेक्ट हो जाओगे धीरे धीरे। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट्स represent accounts of all expenses and losses and all profits, incomes and gains एंड गेन्स। यानी सैलरी अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है। कमीशन पेड अकाउंट, सर अगर केवल कमीशन अकाउंट लिखा हो, चलो एक रूल सिखाता हूं तुम्हें, एक यहीं पे सिखा देता हूं वो बात
कि अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर अकाउंट हमारा एक्सपेंस है या इनकम, जैसे लिखा है केवल रेंट अकाउंट, अब डाउट आता है ना माइंड में कि ये रेंट पेड है या रेंट रिसीव्ड है, आया है क्या कभी डाउट ऐसा? यस सर। तो हमेशा अगर साइलेंट है, टर्म से आपको पता नहीं लग रहा कि वो एक्सपेंस है या इनकम है, हमेशा क्या मानोगे? एक्सपेंस। क्या मानोगे? एक्सपेंस। ऑलवेज यू ट्रीट द सेम एज एक्सपेंस। अगर वो एक्सपेंस या इनकम की कैटेगरी का आइटम है तो, जैसे सैलरी, अब सैलरी पेड है या सैलरी रिसीव्ड? ऑलवेज सैलरी पेड इन केस ऑफ साइलेंस। डिस्काउंट लिखा है, डिस्काउंट अकाउंट, अब वो डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? ऑलवेज अलाउड, यानी एक्सपेंस। क्लियर है? यस सर। अब यहां पर नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट्स: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses and credit all incomes and gains। ये रूल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के। रियल अकाउंट के ये थे: डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। पर्सनल अकाउंट के: डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। सर नॉमिनल अकाउंट्स के हमें एग्जांपल तो समझाओ। हमने सैलरी का पेमेंट किया 10,000 रुपीज, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। 10,000 का पेमेंट किया, 10,000 से डेबिट कर दो, गया क्या? कैश। कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, 10,000। सर इनकम का एग्जांपल दे दो। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव किया तो कैश रिसीव हुआ 5,000 रुपीज, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 5,000। और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000 रुपीज, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 5,000 रुपीज। बोलो और दूं क्या एग्जांपल इसके? यस सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया या और एग्जांपल्स दूं? सर एक और एग्जांपल दे दो सर। एक और एग्जांपल दे देता हूं। हमने रेंट रिसीव किया 20,000 रुपीज का, कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 20,000 रुपीज। सर रेंट जो है वो चेक से मिला हमें, रेंट जो है वो चेक से मिला हमने, तो चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब बैंक अकाउंट कौन से नेचर का है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो क्लियर है? यस सर। यस। अब वैसे तो आज की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, कुछ एक्सपेंस हैं, या कुछ इनकम्स ले लो, जैसे आपका कमीशन रिसीव्ड है, तो मैंने आपको समझाया था जब हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पढ़ रहे थे, आज भी जब रिवाइज कर रहे थे, पावर कट हो गया था उस वजह से वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आज भी जब आप लोगों को मैं रिवाइज करा रहा था पर्सनल अकाउंट, तो मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनके प्रीफिक्स में या सफिक्स में, प्रीफिक्स में या सफिक्स में अगर 4 वर्ड्स ऐड हो जाएं, लाइक आउटस्टैंडिंग यहां लिख दूं या फिर आउटस्टैंडिंग यहां लिख दूं,
यानी प्रीफिक्स में लिख दूं आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, या लिख दूं सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है। रेंट अगर प्रीपेड हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आउटस्टैंडिंग हो जाए, और कमीशन रिसीव्ड अगर मैं बोलूं अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन, तो अनअर्न्ड कमीशन यानी कमीशन नॉट येट अर्न्ड बट रिसीव्ड, यानी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो समझ में आ रहा है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और या फिर मैं बोलूं कि अक्रूड कमीशन यानी कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो ये जो आपके ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये तो आपके नॉमिनल अकाउंट्स थे ना, ये तो नॉमिनल थे। सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये तो नॉमिनल थे। लेकिन अगर इनके प्रीफिक्स में या सफिक्स में ये टर्मिनोलॉजी लग जाए आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड, अक्रूड, तो नॉमिनल अकाउंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो तो बोल दो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। एनी डाउट्स? No, sir. तो आ जाओ बेटा पेज नंबर 7.4 ऑफ द चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम, टाइप्स, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स अब बुक में से पढ़ लो जल्दी जल्दी से। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस are termed as the real accounts such as cash account, furniture account, machinery account, building account, goodwill account, etc. etc. अच्छा मुझे बताओ, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट कौन से नेचर का अकाउंट है? प्रीपेड रेंट नेचर बताओ अकाउंट। Representative personal. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक बार पढ़ लो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। अब रियल अकाउंट के रूल्स अंडरलाइन कर लेना बुक के अंदर। पर्सनल अकाउंट्स के भी मैंने अंडरलाइन करवाए थे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रूल्स फॉर रियल अकाउंट्स। Rule for recording a transaction in real account is debit what comes in and credit what goes out. According to this rule, whenever any property comes into the business, it is debited, and when it goes outside the business, it is credited. For example, if a furniture for rupees 10,000 has been purchased for cash, furniture is coming in and cash is going out. That is why furniture account will be debited and cash account will be credited. Clear? Yes, sir. Yes, sir. अब ऑब्जेक्टिव क्या है रियल अकाउंट्स मेंटेन करने के? ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंडिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब माइंड में क्या आना चाहिए? फाइनेंशियल पोजीशन नाम आया तो क्या आना चाहिए माइंड में? Balance sheet. वेरी गुड, वेरी गुड। बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। Now types or classification of real accounts. Real accounts are of two types, tangible real and intangible real. नीचे देखो tangible real accounts. Tangible real accounts are the accounts of those things which can be touched, felt, measured, purchased. Sir measured यानी measured in terms of money, purchased and sold, etc. Examples of such accounts are cash, stock, furniture, land, building. Clear है? अब वो अंडरलाइन करना आगे की लाइन। इट शुड बी नोटेड, ये लाइन अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे। इट शुड बी नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट सिंस रीजन इट रिप्रेजेंट्स द अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आई होप क्लियर होगा सब कुछ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका intangible real accounts. These accounts represent such things which cannot be touched, but of course their value can be measured in terms of money. Of course their value can be measured in terms of money. Examples are goodwill account, patents account, trademarks account, copyrights account, etc. Goodwill आपको बता दिया था। Patents क्या होते हैं सर? Patents क्या होते हैं भाई? कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। तो अगर आप
किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, मान लो मिस्टर एक्स ने किसी नई चीज़ को इजाद किया है, डिस्कवर किया है, अगर आप उसका प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको उसके पेटेंट राइट्स, यानी आपको उसका पेटेंट मिस्टर एक्स से परचेज करना पड़ेगा। यानी मान लो आप नेक्स्ट 3 इयर्स तक आप उस आइटम का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो मिस्टर एक्स से आप पेटेंट राइट्स परचेज करोगे फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। तो फिर आपको नेक्स्ट 3 इयर्स तक उस आइटम को प्रोड्यूस करने का राइट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्क होता है, ट्रेडमार्क बोलते हैं उसको। जैसे VSI इंटरनेशनल स्कूल लोगो आता है आपकी क्लास के बराबर में, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको VSI इंटरनेशनल का लोगो दिखेगा। ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ट्रेडमार्क होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ट्रेडमार्क होता है। इसके अलावा कॉपीराइट्स क्या होते हैं सर? जैसे जिस बुक से आप पढ़ रहे हो वो जिस भी ऑथर ने लिखी है वो अपने पास उसके कॉपीराइट्स रखता है, यानी नो अदर पर्सन इज अलाउड टू मेक फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ दिस बुक विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑथर। अगर आप परमिशन लेते हो यानी आप कॉपीराइट्स परचेज कर रहे हो, अब आप जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बुक्स आप फोटोस्टेट करना चाहते हो उसके आपको पहले उससे कॉपीराइट्स परचेज करने पड़ेंगे। बोलो, समझ में आ रही हैं चीजें? Yes, sir. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के। नाउ नॉमिनल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस आर सैलरीज पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स अकाउंट। सर बैड डेट्स क्या होते हैं? मान लो हमारा एक डेटर है मिस्टर राम, हमारा डेटर कौन है? मिस्टर राम। उसको हमने गुड सेल किए थे 20,000 रुपीज के ऑन क्रेडिट। मिस्टर राम को हमने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मिस्टर राम को हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किए थे। अब हुआ क्या, सेकंड चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी सिखाई थी इंसॉल्वेंट, याद है क्या? Yes, sir. तो मिस्टर राम हमारा हो गया इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो अब 20,000 रुपये उससे पूरे नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि नाउ मिस्टर राम इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज 100% अपनी ड्यूज का वो पेमेंट करने की अब कैपेसिटी में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो मान लो केवल 60% वो पे कर पाता है, 40% पे नहीं कर पाता। तो बैड डेट्स मीन्स द अमाउंट which now has become irrecoverable from our debtors, जो irrecoverable हो गया यानी अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा डेटर से। तो 40% ऑफ ₹20,000 दैट इज 8,000, ये क्या हो गया आपके बैड डेट्स। बैड डेट्स लॉसेस होते हैं हमारे, क्योंकि ये अमाउंट हमें रियलाइजेबल था मिस्टर राम से और अब ये नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया मिस्टर राम। तो इसलिए 8,000 रुपये का हमें नुकसान हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी बैड डेट्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे। बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. The examples of nominal accounts relating to incomes are commission received, interest received, discount received, etc. Rule highlight कर लेना बुक में, underline कर लेना। Rule for recording in nominal account is debit the expenses and losses and credit the incomes and gains. Examples दे रखे हैं, paid ₹20,000 for salaries, तो ऑलरेडी ये एग्जाम्पल तो हम कर चुके हैं। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैश अकाउंट, एग्जाम्पल ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद आज की क्लास में ही किया था हमने। Yes, sir. उसके बाद सर अब कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं, मेरे को कभी कभी कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं सर सैलरी तो हमने मिस्टर राम को दी है ना, मान लो हमने ये हटा देता हूं एग्जांपल, मान लो सैलरी तो सर हमने मिस्टर राम को दी है तो राम अकाउंट डेबिट करो ना। अब बेटा राम अकाउंट अगर हम डेबिट कर देंगे, सोचो
अगर हमने एंट्री कर दी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा ना? हाँ एक मिनट मैं समझा रहा हूँ बेटा, एक मिनट। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने कर दिया तो कैश अकाउंट तो आपने करेक्टली क्रेडिट किया, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं की। राम अकाउंट अगर डेबिट कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे बताओ। सर ये तो बच्चे ने बिल्कुल सही कहा कि सर राम अकाउंट तो पर्सनल नेचर का है जबकि सैलरी हमारा नॉमिनल नेचर का है। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब इसका इफेक्ट देखो, अगर हमने सैलरी अकाउंट की जगह राम अकाउंट डेबिट कर दिया तो इफेक्ट क्या पड़ेगा। राम हमारा अब डेटर बन गया ना, ये तो ऐसी एंट्री हो गई कि हमने राम को 20,000 रुपए क्रेडिट पे दिए हैं। यस और नो? फिर तो फ्यूचर में 20,000 रुपए आप आराम से लोगे, फिर तो फ्यूचर में 20,000 रुपए आप आराम से मांगोगे। यस और नो? क्या राम 20,000 रुपए आपको देगा? राम कहेगा अरे सर्विसेज दे दी, तुम कौन सी अकाउंटिंग कर रहे हो, मैंने सर्विसेज दी थी, अपने एक्सपेंसेस बुक करो, मेरा अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हो, मैंने कोई गुड्स थोड़ी ना परचेज किए तुमसे, मैंने तो सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो तो अपने एक्सपेंस बुक करो, सैलरी अकाउंट डेबिट करो। क्लियर है? क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर हम जर्नल पढ़ेंगे और वहां पे फिर ये गलतियां होती हैं। तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में तुम्हें सारी चीजें बता दूं ताकि जैसे ही वो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए तो तुम उन स्टूडेंट्स में शामिल ना हो जो इस टाइप की मिस्टेक करें। तुम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करो तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और अगर फिर भी गलतियां होती हैं तो मैं तो कह रहा हूँ इट इज़ अलाउड टू कमिट मिस्टेक्स इन द क्लासरूम बट नॉट इन एग्जाम्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है कि एग्ज़ाम हम अपना जब भी अपीयर करें, एग्ज़ाम में बैठें 100% हम चीज़ें करेक्ट करके आएँ। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 लाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। 101% पॉसिबल है 100 आउट ऑफ 100 आना इस सब्जेक्ट के अंदर। 11-12 छोड़ो, अपने इंस्टीट्यूट में जो VSI इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुना होगा, CA फाइनल जैसे लेवल पे भी बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। तो ये तो नॉर्मल 11-12 है, वहाँ भी लाए हुए हैं बच्चे 100 आउट ऑफ 100 CA फाइनल में। ठीक है ना? सेकेंड एग्जाम्पल देखो, रिसीव्ड ₹5,000 फॉर कमीशन। कमीशन रिसीव किया है 5,000, रिसीव किया है, पे नहीं किया, इनकम बुक करनी है। कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। और कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बोलो समझ में आ गया? अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नॉमिनल अकाउंट बनाने के? नॉमिनल अकाउंट बनाने का सिंगल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि व्हाटएवर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स हैव बीन इनकर्ड एंड अर्नड ड्यूरिंग द ईयर दे शुड बी रिकॉर्डेड या दे मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सेपरेट हेड्स, ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि कौन से हेड ऑफ एक्सपेंस में हमने कितने एक्सपेंसेस इनकर किए और कौन सी हेड ऑफ इनकम में हमें कितनी इनकम अर्न हुई। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग नॉमिनल अकाउंट्स। क्लियर है? नाउ इंपॉर्टेंट नोट, व्हेन एनी वर्ड एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वैसे उसने इंपॉर्टेंट लिख दिया, आप भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, जो भी आपको अच्छा लगे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, या मैं तो अपनी बुक्स में ऐसे स्टार मार्क कर लेता हूँ, लाइक दैट, स्टार मार्क कर लो, जैसा भी आपको साइन अच्छा लगे, ताकि जब भी इस पेज को आप विजिट करो वो साइन आपको अट्रैक्ट करे और उस पोर्शन को आप पढ़ो। उसको मिस नहीं करना है, उसको स्किप नहीं करना है। विदाउट रीडिंग दैट पोर्शन यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। When any word is added to a nominal account, it becomes a personal account. जैसे रेंट अकाउंट है, अगर केवल रेंट अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, लेकिन अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है या रेंट प्रीपेड है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप समझ में आ रहा होगा। सैलरी अकाउंट,
सैलरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट बाय नेचर, लेकिन अगर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, या लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग, या लिख दिया सैलरी प्रीपेड, तो वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कमीशन अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, इन केस ऑफ साइलेंस कमीशन अकाउंट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन या प्रीपेड कमीशन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट है, सर इंटरेस्ट क्या होता है? भाई हमने बैंक से कोई लोन लिया तो उसके ऊपर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। और अगर हमने मान लो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, वो हमारी इनकम है। तो अगर केवल इंटरेस्ट अकाउंट लिख रखा है तो ये तो एक्सपेंस ही। मैंने बताया था कि इन केस ऑफ साइलेंस अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कोई आइटम एक्सपेंस है या इनकम है, तो ऑलवेज दैट आइटम इज एक्सपेंस। सिखाया था आज की क्लास में। यस सर। सर इनकी नोटिंग भी मिलेगी क्या हमें? बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी नोटिंग अगर मैं नहीं भी दूंगा ना तो भी आपको याद हो जाएंगी। ये वही एक रूल था कि इन केस ऑफ साइलेंस अगर कोई आइटम लिखा हुआ है एंड यू आर कंफ्यूज वेदर दिस आइटम इज एक्सपेंस और इनकम, देन दैट आइटम विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। इसकी नोटिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें आप इन चीज़ों से फेमिलियर होते चले जाओगे ऑटोमेटिकली। अभी आप क्या करोगे, इनिशियली जब हम जर्नल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप लोगों की, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो इस सब्जेक्ट से, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि पहले अकाउंट का नेचर देखोगे, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, फिर उसमें देखोगे कौन कौन से अकाउंट्स इनमें इन्वॉल्व हैं, फिर उनका नेचर कैलकुलेट करोगे कि ये पर्सनल नेचर का है, रियल नेचर का है या नॉमिनल नेचर का है, फिर उनके रूल्स अप्लाई करके फिर जर्नल एंट्री पास करोगे। और मुश्किल से 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने बाद देखना आप में इतने चेंजेस आ जाएंगे कि आप जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ोगे डायरेक्ट आप एंट्री पास करोगे। जो बीच के स्टेप्स है ना कि कौन से नेचर का अकाउंट है, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, रूल क्या लगते हैं, वो स्किप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिर सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाओगे। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? तो इंटरेस्ट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का है। अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है या प्रीपेड इंटरेस्ट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। यस सर। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। मंडे हम इस चैप्टर को ओवर करेंगे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। पीडीएफ ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ आपको, पीडीएफ ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ आपको।